अगर एक स्प्रिंग ब्लॉक का सिस्टम ऑसिलेट कर रहा हो तो उसके पास दो चीजें होती हैं, एक एम्पलीट्यूड और एक टाइम पीरियड। और इन दोनों के बारे में डिटेल में हमने पिछले वीडियोस में बात कर रखा है। एम्पलीट्यूड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। बॉडी इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम कितनी दूर जा सकती है उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, और इसे डिनोट करते हैं कैपिटल ए के साथ। और टाइम पीरियड होता है एक पूरे कंप्लीट साइकिल में लगने वाला टोटल समय। बॉडी अगर यहां से स्टार्ट कर रही है तो फिर ये इतनी दूर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी और फिर वापस आ जाएगी। तो इस पूरे चक्कर को एक साइकिल बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद मोशन रिपीट करने वाला है, मोशन रीसेट हो जाएगा। और इस पूरे साइकिल में जो समय लगा उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड, और इसे डिनोट करते हैं कैपिटल टी के साथ। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये दोनों चीजें किस चीज पे डिपेंड करती हैं। अगर मुझे एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड को बदलना हो तो मुझे क्या करना चाहिए। तो एम्पलीट्यूड तो आसान चीज है यार। अगर मैं बॉडी को पकड़ के थोड़ी दूर खींचूं तो यही हो जाएगी बॉडी की एम्पलीट्यूड। अब बॉडी इससे ज्यादा दूर तो जाएगी नहीं खुद से, है ना। और अगर मैं बॉडी को पकड़ के ज्यादा दूर तक खींच दूं तो ये बड़ी वाली हो जाएगी एम्पलीट्यूड, क्योंकि बॉडी फिर अब इससे ज्यादा दूर नहीं जाने वाली इक्विलिब्रियम से, बस इतनी ही दूर पे मोशन करेगी वो। तो एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है उस चीज पे जो कि मोशन को स्टार्ट करे। तो ये तो हो गया एम्पलीट्यूड। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड किस चीज पे डिपेंड करता है। हाँ, तो ये थोड़ा पेचीदा चीज लग रहा है। तो टाइम पीरियड हो सकता है कि तुम सोचो कि एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता हो। अगर मैं बॉडी को थोड़ी दूरी पकड़ के खींचूं तो यानी कि बॉडी का जो साइकिल होगा वो देखो, यहां से बॉडी यहीं इतनी दूर जाएगी और फिर वापस आ जाएगी। तो बॉडी का साइकिल भी छोटा होगा, तो छोटे साइकिल में जो समय लगेगा वो भी छोटा ही होगा कंपेयर टू अगर मैं बॉडी को ज्यादा दूर तक खींचूं। तो इस केस में बॉडी की जो साइकिल होगी वो इतनी लंबी हो जाएगी और फिर बॉडी वापस आएगी। तो इतने लंबे साइकिल में जो टाइम पीरियड लगे, जो समय लगेगा, वो भी ज्यादा होगा। तो इस केस में ज्यादा टाइम पीरियड आना चाहिए। तो तुम कह सकते हो कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बढ़ा तो टाइम पीरियड बढ़ा। लेकिन तुम में से कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि जब मैं बॉडी को ज्यादा दूर तक खींचूं, ज्यादा दूर तक ले जाऊं, तो उस केस में जो फोर्स है, स्प्रिंग का फोर्स जो कि बॉडी पे लग रहा होगा, वो भी ज्यादा होगा। क्योंकि देखो, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, जहां पे एक्स जो है वो है स्प्रिंग का इलोंगेशन। स्प्रिंग को तुम जितना ज्यादा खींचोगे उतना ज्यादा फोर्स लगाएगी स्प्रिंग। तो इस केस में इलोंगेशन ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लग रहा होगा ब्लॉक पे, और ज्यादा फोर्स मतलब कि ब्लॉक की वेलोसिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। ब्लॉक बहुत ही तेजी से इक्विलिब्रियम पे आएगा और फिर ये मोशन पूरा बहुत ही तेजी से करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एम्पलीट्यूड बढ़े तो जो समय लगेगा चक्कर में वो घट सकता है, वो बहुत ही कम आ सकता है कंपेयर टू इस केस में। यहाँ पे एम्पलीट्यूड छोटा है, फोर्स बहुत ही छोटा होगा, ब्लॉक को बहुत समय लगेगा ये चक्कर कंप्लीट करने में। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। अब इन दोनों में से कौन सी बात सही है। तो असल में अगर तुम देखो तो ये दोनों जो इफेक्ट हैं ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, और टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट आती है एम्पलीट्यूड से। एम्पलीट्यूड कुछ भी हो, टाइम पीरियड में बदलाव नहीं आएगा। एक स्प्रिंग और सेम मास के लिए जो टाइम पीरियड है वो हमेशा ही फिक्स्ड आता है। मतलब कि अगर मैं छोटी एम्पलीट्यूड रखूं इस स्प्रिंग और ब्लॉक की, तो टाइम पीरियड मान लो अगर आया मेरा 3 सेकंड का, 3 सेकंड का, तो अगर इसी ब्लॉक को मैं इसी स्प्रिंग के साथ और ज्यादा दूर तक खींच के छोड़ूं तो जो टाइम पीरियड आएगा वो भी 3 ही सेकंड का होगा। टाइम पीरियड में बदलाव नहीं आने वाला है, टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगी। अब इसे एक बार ग्राफिकली भी देख लेते हैं। यहां हमने बना रखा है पोजीशन टाइम का ग्राफ, बॉडी की पोजीशन टाइम का ग्राफ। अब यहां पे अगर मैं एम्पलीट्यूड को बढ़ाऊं तो ग्राफ में सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में बदलाव आने वाला है। ये एम्पलीट्यूड ऐसे बढ़ेगा या फिर घटेगा, लेकिन इसके टाइम पीरियड पे कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ये देखो, टाइम पीरियड पे कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है, क्योंकि टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती है। तो फिर टाइम पीरियड डिपेंड किस बात पे करती है। आओ इसके लिए मैं तुम्हें फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं कि फॉर्मूला क्या है टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। तो यहां मैंने लिख रखा है टाइम पीरियड मास ऑन स्प्रिंग सिस्टम का 2 पाई रूट ओवर m बाई के, जहां पे ये जो मास है ये ब्लॉक का मास है, ये हो गया ब्लॉक का मास, और ये जो k है ये है स्प्रिंग कांस्टेंट, सेम स्प्रिंग कांस्टेंट जो कि यहाँ स्प्रिंग के फोर्स के फॉर्मूले में, हुक्स लॉ में हमने लिख रखा है। तो हम अभी टाइम पीरियड के फॉर्मूले को डिराइव नहीं करने वाले हैं क्योंकि इसमें कैलकुलस का इस्तेमाल होता है। आओ इसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है मास पे डायरेक्टली, यानी कि अगर मास बढ़े तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। टाइम पीरियड बढ़ना मतलब कि टाइम पीरियड पहले 3 सेकंड था तो अब 6 सेकंड हो गया, यानी कि टाइम ज्यादा लग रहा है बॉडी को मोशन करने में। अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक का मास बढ़ा दूं तो यानी कि ब्लॉक की इनर्शिया बढ़ गई है,
ब्लॉक की वेलोसिटी में चेंज लाना अब और भी मुश्किल हो गया है। यानी कि सेम स्प्रिंग को इस ब्लॉक को खींच के फिर स्लो करने में और फिर इसे धकेलने में जो अब ताकत लेगी वो ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और ये ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ब्लॉक के लिए। इसलिए इसे बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है इस मोशन को कंप्लीट करने में। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर मास ब्लॉक का बढ़े तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो आओ अब दूसरी चीज पे ध्यान देते हैं। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, वही स्प्रिंग कांस्टेंट जो कि हमारे स्प्रिंग फोर्स के इक्वेशन में आता है। अब इसका मतलब ये कि अगर सेम स्प्रिंग इलोंगेशन के लिए मैं स्प्रिंग कांस्टेंट को बढ़ाऊं तो स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ जाएगा। यानी कि अगर स्प्रिंग इतनी दूर तक खींची हुई है और स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ गया है तो फिर स्प्रिंग ज्यादा ताकत से ब्लॉक को खींचने लगेगी और अगर ये ज्यादा ताकत से खींचेगी तो उसके बाद जब ब्लॉक कंप्रेस हो जाएगा तो इसे ज्यादा ताकत से ढकेलेगी भी। और अगर ज्यादा ताकत लगा रही है स्प्रिंग तो इसका मतलब ब्लॉक को मोशन करने में अब बहुत ही कम समय लगने वाला है पिछले केस के कंपैरिजन में। कम समय यानी कि टाइम पीरियड घट जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर के बढ़े तो टाइम पीरियड जो है वो घट जाता है, जल्दी से मोशन होता है। और वही तो यहाँ फॉर्मूले में लिखा हुआ है, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के बढ़े तो टाइम पीरियड घट जाता है। अब एक मिसकंसेप्शन जो कि मैं पॉइंट करना चाहूंगा, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये कि अगर मोशन जल्दी हो रहा है यानी कि टाइम पीरियड बढ़ जाता है। नहीं, अगर मोशन जल्दी हो रहा है यानी कि ब्लॉक कम समय में पूरा रास्ता कवर कर ले रही है, यानी कि समय टाइम पीरियड कम हो रहा है। और अगर मोशन ज्यादा देर से हो रहा है, बहुत ही धीरे बॉडी जा रही है, तो यानी कि बॉडी का टाइम पीरियड बढ़ गया है, बहुत ज्यादा समय लग रहा है बॉडी को मोशन कंप्लीट करने में। और एक आखिरी नोट करने वाली बात यह है कि इस फॉर्मूले में कहीं भी तुम्हें ए नहीं दिख रहा होगा, एम्पलीट्यूड नहीं दिख रहा होगा। टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है एम्पलीट्यूड से। एम्पलीट्यूड कुछ भी तुम बढ़ा दो, टाइम पीरियड सेम का सेम ही रहने वाला है। वैसे यहाँ तो स्प्रिंग ब्लॉक जो है वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे रखा हुआ था। अब अगर इसी स्प्रिंग ब्लॉक को मैं वर्टिकली रख दूं तो मतलब कि अगर मैं स्प्रिंग को लेके छत से बांध दूं तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में भी हमारी जो ब्लॉक है वो ऑसिलेट कर सकती है। अगर मैं ब्लॉक को पकड़ के नीचे खींचूं और फिर छोड़ दूं तो ब्लॉक ऐसे इक्विलिब्रियम के ऊपर नीचे जाके ऑसिलेट करेगी वर्टिकल डायरेक्शन में। और इस केस में भी ब्लॉक का टाइम पीरियड होगा और वो टाइम पीरियड इसी फॉर्मूले से दिया जाएगा। अगर तुम्हें टाइम पीरियड निकालना है तो तुम बस ब्लॉक का मास और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट डाल देना और तुम्हारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। सरप्राइजिंग बात यह है कि इस केस में टाइम पीरियड ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता है, ये ग्रेविटी के इंडिपेंडेंट है। ग्रेविटी के कारण क्या होगा कि ब्लॉक की जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो थोड़ी सी नीचे आ जाएगी और फिर इस नए इक्विलिब्रियम के पोजीशन के अबाउट ब्लॉक एसएचएम करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस स्प्रिंग ब्लॉक के सिस्टम को मैं लेके मार्स पे ले जाऊं या फिर मून पे ले जाऊं तो टाइम पीरियड बदलने वाला नहीं है, क्योंकि टाइम पीरियड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एम और के पे डिपेंड करेगा। सो एज लॉन्ग एज ये मास और स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है तो इस ब्लॉक का जो टाइम पीरियड होगा वो हर एक प्लैनेट पे सेम ही आने वाला है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। अगर मेरे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक का सिस्टम है जो कि ऑसिलेट कर रही है तो उसकी जो टाइम पीरियड होगी वो दी जाती है इस फॉर्मूले से, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√m/k। टाइम पीरियड बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है एम्पलीट्यूड पे, एम्पलीट्यूड छोटा हो या बड़ा हो टाइम पीरियड बिल्कुल ही सेम आने वाला है। और अगर ये ऑसिलेशन वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है तो इस केस में टाइम पीरियड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड नहीं करता है। ये ऑसिलेशन किसी भी प्लैनेट पे हो रहा है, किसी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे हो रहा हो, टाइम पीरियड बिल्कुल सेम का सेम ही आता है। टाइम पीरियड केवल डिपेंड करता है मास ऑफ द ब्लॉक पे, मास ऑफ द ब्लॉक और स्प्रिंग कांस्टेंट के पे। अब अगर मास ऑफ द ब्लॉक बढ़ेगा तो यानी कि इनर्शिया बढ़ गया है, यानी कि ब्लॉक को खींचने में स्प्रिंग को बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, बहुत मुश्किल आएगी। इसलिए जो समय लेगी ब्लॉक मोशन कंप्लीट करने में वो ज्यादा लेगी, इसलिए टाइम पीरियड बढ़ जाता है। और स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड से। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ रहा है यानी कि स्प्रिंग जो है वो ज्यादा ताकत लगा रही है ब्लॉक पे, ज्यादा फोर्स से उसे खींच रही है और ज्यादा फोर्स से उसे पुश भी कर रही है, तो यानी कि ज्यादा जल्दी ब्लॉक जो है अपना मोशन कंप्लीट कर लेगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट अगर बढ़े तो टाइम पीरियड घट जाता है।